हेलो बच्चों, आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अपना वेक्टर खत्म हो गया बहुत अच्छे से। अब अपन प्रोजेक्टाइल शुरू करेंगे। आपको पहले पढ़ा रखी है सारी बातें, पर उनका रिवीजन चल रहा है। पहले वो बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ठीक है, तो अपन क्या बात करेंगे कि किसी भी पिंड को आप ऊर्ध्वाधर दिशा से, एक होती है क्षैतिज, एक होती है ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि किसी भी पिंड को जब अपन ऊर्ध्वाधर से, ठीक है, ऊर्ध्वाधर से किसी कोण थीटा पे, किसी भी पिंड को जब अपन ऊर्ध्वाधर से किसी प्रारंभिक वेग u और किसी कोण थीटा पे जब फेंकते हैं, ठीक है, किसी प्रारंभिक वेग u और किसी कोण थीटा पर जब फेंकते हैं, तो जब वो ऊर्ध्वाधर तल में, ये कौन सा तल है, ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अधीन गति करता है, तो इस प्रकार की गति क्या कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति। किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी प्रारंभिक वेग से, वेग देना तो जरूरी है, किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर से किसी प्रारंभिक वेग से जब फेंका जाता है, ठीक है, तो जब वो ऊर्ध्वाधर तल में गुरुत्व के अधीन जो गति करता है, वो गति आपकी कौन सी कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति। तो अपने को जो समझने लायक जो बातें हैं वो अपन बात करते हैं। प्रक्षेप्य गति की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, अपन बात करते हैं प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति जब भी होती है, आप ध्यान से देखना बेटा जरा, यहाँ आपने इस टाइप की प्रक्षेप्य कराई, आपने इस टाइप की प्रक्षेप्य कराई, आपने इस टाइप की प्रक्षेप्य कराई, तो जितनी भी प्रक्षेप्य हो रही है उनमें दो घटक इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो इसमें y x, इसमें आपका y x, इसमें आपका y x। ठीक है, तो आपके कितने घटक इस्तेमाल हो रहे हैं, दो दो, सभी के अंदर दो दो हो रहे हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो आपकी प्रक्षेप्य गति है, कौन सी गति, प्रक्षेप्य गति, जो आपकी प्रक्षेप्य गति है, ठीक है, प्रक्षेप्य गति किस किस का मिश्रण है, एक तो है आपकी क्षैतिज गति का, क्षैतिज गति, प्लस दूसरा किसका मिश्रण है, ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, आपकी दो प्रकार की गतियों का मिश्रण है, क्षैतिज गति प्लस ऊर्ध्वाधर गति। ऐसी गति जिसके दौरान, ठीक है, आपके दो घटक परिवर्तित होते हैं, तो वो कौन सी गति होती है, द्विविमीय गति। कौन सी गति होती है, द्विविमीय गति। तो अपन एक और बात यहाँ से निकल के जो आई, वो कौन सी आई कि जो आपकी प्रक्षेप्य गति है, ये कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। तो प्रक्षेप्य गति के अंदर, प्रक्षेप्य गति कितनी गतियों का मिश्रण है, दो गति, एक क्षैतिज गति और एक ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, अब समय के साथ इसके कितने घटक परिवर्तित होते हैं, इसमें दो, एक x एक y। कई बोलेंगे सर हम तो z में zy में करवाएंगे, तो दो उसमें भी बदलेंगे। ठीक है, तो अगर अपन दो घटक अगर समय के साथ बदल रहे हैं, तो यह आपका कौन सा मोशन कहलाएगा, 2D मोशन। कौन सा मोशन कहलाएगा, 2D मोशन। अगर अपन बात करें अब तल से तल पर प्रक्षेप्य गति की, ये आपकी जनरल बातें जो आपको काम आएगी, पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रक्षेप्य गति एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, जैसे आप कोई जहाज में बैठे हो, जहाज से गिरते हुए बम की गति, ठीक है, बैट से बॉल लगने के बाद बॉल की गति, जैसे आप देखते हो IPL चल रहे हैं, ठीक है, आप देखते हो छक्के लगते हैं उसमें, तो उस किस प्रकार की गति होती है, ये आपका जो बैट्समैन है, बैट्समैन के बॉल बैट से आके लगेगी और फिर वो ऐसा जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की गति है, प्रक्षेप्य गति तो है ये। इसके अंदर की एक तो ये बदल रहा है आपका और एक ये बदल रहा है कंटिन्यू, तो कितने घटक बदल रहे हैं, लगातार दो घटक बदल रहे हैं।
ठीक है। तो अपन सबसे पहली और जो बेसिक आपकी प्रक्षेप्य है वो होती है तल से तल पर, प्लेन टू प्लेन, ठीक है। इसका मतलब बात करते हैं अपन उस वाली गति की जो अपन सबसे बेसिक गति है आपकी, ध्यान से समझेंगे जरा। पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका एक्स डायरेक्शन, ये आपकी, ध्यान से समझोगे पूरा समझ आएगा बेटा, ये आपकी वाई डायरेक्शन। आपने यहाँ से यहाँ पे कोई प्रक्षेप्य करवाया, ठीक है, और इसका जो प्रारंभिक वेग आपने जो दिया वो मान लो दे दिया u वेग, और कितने कोण पे आपने इसको फेंका, थीटा कोण पे आपने इसको फेंक दिया, ठीक है। अब देखो प्रक्षेप्य को जिस बिंदु से फेंका जाता है, प्रक्षेप्य को जिस बिंदु से फेंका जाता है वो बिंदु आपका प्रक्षेपण बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य को जिस बिंदु से फेंका जाता है वो बिंदु आपका प्रक्षेपण बिंदु कहलाता है, ठीक है। यह आपका क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण बिंदु कहलाएगा, ठीक है। अब देखो यह आपका क्षैतिज और यह आपकी ऊर्ध्वाधर, प्रक्षेप्य के द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? परास। क्या कहलाएगी? परास। प्रक्षेप्य के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? परास। क्या कहलाएगी? परास कहलाएगी आपकी। क्या कहलाएगी बेटा? परास कहलाएगी। सेकेंड बात, प्रक्षेप्य को जिस बिंदु से फेंका जाता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रक्षेपण बिंदु। प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी आपकी क्या कहलाती है? परास। प्रक्षेप्य को जिस कोण पे फेंका जाता है, प्रक्षेप्य को जिस कोण पे फेंका जाता है उस कोण को अपन बोलेंगे प्रक्षेपण कोण। क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेप्य को जिस कोण पे फेंका जाता है उस कोण को अपन क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण कोण। समझ में आ गया? प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी, प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिकतम ऊंचाई। प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाएगी? अधिकतम ऊंचाई। तो अपन ने बात करी बहुत सारी टर्म्स की। सबसे पहले प्रक्षेप्य को जिस बिंदु से फेंका जाता है वो आपका प्रक्षेपण बिंदु कहलाता है। प्रक्षेप्य को जिस कोण पर फेंका जाता है वो आपका प्रक्षेपण कोण कहलाता है। प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? परास। और प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है? ऊंचाई, ठीक है। और प्रक्षेप्य को, प्रक्षेप्य की पूरी यात्रा के दौरान या पिंड के प्रक्षेपण के दौरान लिया गया कुल समय आपका कहलाता है उड्डयन काल। क्या कहलाता है? उड्डयन काल। क्या कहलाता है? उड्डयन। पूरे प्रक्षेपण के दौरान आपका लिया गया कुल समय क्या कहलाता है? उड्डयन काल। क्या कहलाता है? उड्डयन काल। तो सबसे पहले अपन जिसकी स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में हमें क्या देखना है? अपन इसके दो बातें करेंगे। एक अपन बात करेंगे क्षैतिज घटक और एक अपन बात करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। तो ध्यान से देखना बेटा, क्षैतिज दिशा आपको दिख रही है। क्षैतिज दिशा में कोई बल लग रहा है क्या प्रक्षेप्य के ऊपर? कोई बल नहीं है। तो अपन बात करेंगे, एक तो अपनी बात होगी क्षैतिज और एक अपनी जो बात है इसके साथ जो चलेगी पैरेलल में वो क्या चलेगी? ऊर्ध्वाधर। क्या चलेगी बेटा? ऊर्ध्वाधर। कितनी बात करेंगे? दो। एक बात करेंगे क्षैतिज और एक बात करेंगे ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज दिशा में आपका किसी भी प्रकार का कोई भी बल नहीं है। अगर आपका बल नहीं है
तो आपका त्वरण कितना आएगा 0, क्योंकि बल 0 है तो त्वरण भी कितना है 0। ऊर्ध्वाधर दिशा में जब आपका कण ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय जो आपका ए वाई है वो आएगा -g, और ये जब लौट के वापस नीचे आएगा, ठीक है, तो जब लौट के आपका वापस नीचे आएगा तो आपका ए वाई किसके बराबर हो जाएगा g के। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में जो गति हो रही है वो बल के अधीन हो रही है, और क्षैतिज दिशा में जो गति हो रही है वो बिना बल के अधीन हो रही है। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर दिशा में आपकी सारी गति की समीकरणें लगेगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में कौन सी समीकरणें लगेगी गति की समीकरणें। गति की समीकरणें कौन कौन सी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और क्षैतिज दिशा में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का बल नहीं है, और अगर बल नहीं है तो आपकी कौन सी लगेगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। दिख रहा है आपको? ओके, अपन ने यहाँ पे कोई भी पॉइंट इंक्लूड कर लिया x और y, तो ये वाली जो दूरी है आपकी ये क्या आ गई x, और ये वाली जो आपकी दूरी हो गई बेटा जी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी क्या हो गई y। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके। अब अगर अपन बात करें क्षैतिज दिशा में, तो क्षैतिज दिशा में इस u का इधर कल ही कंपोनेंट लेना आपने सीखा है। इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा u कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में आपका जो u का जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, u साइन थीटा आएगा। इसका मतलब क्षैतिज दिशा में किससे चल रहा है, u कोस थीटा से। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितनी है क्षैतिज दिशा में, u कोस थीटा, दूरी इसने कितनी तय करी है यहाँ से यहाँ तक आने में x, मान लो इसने समय कितना लिया होगा t, तो यहाँ से हमारे पास जो t का मान है वो क्या आ गया x अपॉन u कोस थीटा। ये हमारे पास किसका मान आ गया बेटा जी t का, तो t इक्वल्स टू x अपॉन u कोस थीटा। अगर अपन बात करें ऊर्ध्वाधर दिशा में तो हमें पता है ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। ठीक है, अब देखो वाई एस वाई दिशा में कितनी दूरी चला है, जब यहाँ से यहाँ तक गया है तो कितनी दूरी चल रहा है, देखो ध्यान से y दूरी चल रहा है, तो एस वाई का मान कितना आ गया आपके पास y। यू वाई दिशा में कौन से वेग से जा रहे हैं, u साइन थीटा से, इंटू में t। ए वाई कितना है आपका -g, तो -1/2 g, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वेयर। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ से अपन वैल्यू अगर रखें t की, तो y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और t की जगह क्या आ जाएगा x अपॉन यू कोस थीटा -1/2 g, और t की जगह आपका क्या आ जाएगा x अपॉन यू कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके बेटा, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इक्वल टू u से u तो कैंसिल कर देते हैं अपन, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा -1/2, ये क्या बन जाएगा, जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा -1/2 माइनस, इसको 1 जी को आगे ले लेते हैं, तो -gx² / 2u² cos स्क्वेयर थीटा। तो ये आपकी एक बेसिक समीकरण जो प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण है। ये किसकी समीकरण है, प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण। आप 12th क्लास 11th में जब आप कॉनिक सेक्शन पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ते हो कि जब आपके पास दो वेरिएबल हो y और x और उनमें से एक की कोई पावर 2 आए, ठीक है, तो वो आपका पैराबोला की समीकरण होती है। किसकी समीकरण होती है, पैराबोला की, परवलय की। और परवलय आपका ऐसा ही बनता है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या क्या बात किए हैं, ध्यान से समझना जरा। जो आपकी पहली जो आपने बात करी इसके अंदर, आवाज का बहुत इश्यू रहता है इसलिए ध्यान रखना पड़ता है इसका पूरा बहुत अच्छे से, ठीक है। आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने एक एक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले अपना जो पॉइंट है वो आता है प्रक्षेपण बिंदु। तो प्रक्षेप्य को जिस बिंदु से फेंका जाता है वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, प्रक्षेपण बिंदु। दूसरी बात, प्रक्षेप्य को जिस कोण पर फेंका जाता है वो कोण आपका क्या कहलाएगा, प्रक्षेपण कोण। प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है, परास कहलाती है। प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी क्या कहलाती है, अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। और संपूर्ण प्रक्षेप्य में लिया गया कुल समय क्या कहलाएगा आपका, उड्डयन काल। क्या कहलाएगा, उड्डयन काल। तो संपूर्ण प्रक्षेप्य में लिया गया आपका जो कुल समय है वो कुल समय क्या कहलाएगा, उड्डयन काल। अब हमारी जो प्रक्षेप्य गति है वो कितनी गतियों का मिश्रण है, दो, एक क्षैतिज गति और दूसरी ऊर्ध्वाधर गति। क्षैतिज गति में आप देखो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी त्वरण नहीं है, और ऊर्ध्वाधर गति में जब ग्रेविटी के विरोध कर रहा है तो -g, और जब ग्रेविटी की दिशा में है तब +g। अब यहाँ पे कोई भी अगर त्वरण नहीं है तो बल भी नहीं है, और अगर बल नहीं है तो आपकी चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये लग जाएगी। और अगर बल होता तो हमारी गति की तीनों समीकरणें लगती, कौन कौन सी, v² बराबर u² + 2as, s इक्वल्स टू ut + ½ at², ठीक है, और v इक्वल्स टू u + at। हमने ये एक समीकरण लगाई और इसकी सहायता से अपन ने क्या फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया, आपने इस प्रक्षेप्य का जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, प्रक्षेप्य के पथ की समीकरण अपन ने फाइंड आउट कर ली। समझ आ गया होगा तुम्हें, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे के। अगर अपन इसमें छोटे पॉइंट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है, तो उनके ऊपर अगर अपन बात करें, ठीक है। अब उनकी सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, परास की, किसकी बात करें, परास की, या टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल की। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं उड्डयन काल की, तो उड्डयन काल में आपने बेटा क्या लिखा है कि संपूर्ण प्रक्षेप्य में लिया गया कुल समय आपका क्या कहलाता है, उड्डयन काल। इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब उड्डयन काल की बात करेंगे तो अपन देखते हैं, अपन ऊर्ध्वाधर जितना भी कैलकुलेशन करेंगे सारी ऊर्ध्वाधर दिशा में करते हैं। तो
तो पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में अपन उड्डयन काल ने जितना समय ऊपर जाने में लेगा उतना ही कहाँ तक आने में लेगा, नीचे आने में। ऊपर जाके और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ से गया और वापिस वहीं आ गया, ठीक है, तो आपका कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। या तो अपन इससे निकाल सकते हैं, या जितना समय ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही समय कहाँ आने में भी लेगा, नीचे आने में लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, दो मेथड से अपन इसकी निकाल सकते हैं। पहला मेथड अपन कौन सा लगाएंगे, जैसे अपन लगाएं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो आपका अंतिम वेग जब ये अधिकतम मैक्सिमम पॉइंट पे है तब आपका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इससे ऊपर थोड़ी जा रहा है, ये इससे ऊपर थोड़ी जा रहा है, इसके तो आगे जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा, तो अंतिम वेग आपका क्या हो गया, 0। प्रारंभिक वेग क्या है आपका, u साइन थीटा, एक्सेलरेशन क्या है, -g इंटू में t, तो यहां से आपका t का मान कितना आ गया, u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। जितना समय ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लेगा। अगर अपन बात करें तो इसका प्रारंभिक वेग u साइन, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण क्या आएगा, g, तो u साइन थीटा इक्वल टू जी टी, तो वहां से भी कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन g। तो अपन अगर टोटल टाइम की बात करें तो t प्लस टी, तो यहाँ से टोटल टाइम कितना आ गया, 2t, और यहाँ से अगर अपन मान रख देंगे तो जो आपका उड्डयन काल का जो फॉर्मूला है बेटा वो आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, यह हमारा उड्डयन काल का फॉर्मूला हो गया। एक अगर अपन और बात करें तो अपन ये भी लिख सकते हैं एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर, कुल विस्थापन आपका 0, यू साइन थीटा, टोटल टाइम की बात हो रही है इस बार t, माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर, तो यहाँ से आपकी t की वैल्यू अगर इसे भी सोल्व करोगे तो आपकी कितनी आएगी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। ऊपर जाने से नीचे आने में कुल विस्थापन आपका 0, तो मैंने लगा दी वो वाली, ठीक है। आप ये ज़्यादा प्रेफर करना चाहो तो ये ज़्यादा कर सकते हो कि जितना समय आपने ऊपर जाने में लिया है उतना ही आपने कहाँ आने में ले लिया, नीचे आने में। ऊपर जाने में लगने वाला समय अपन ने क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। यू साइन थीटा आपका प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग क्या हो गया, 0। गुरुत्व के विरुद्ध गति कर रहा है इसलिए -g इंटू टी, यहाँ से t का मान u साइन थीटा अपॉन जी, ऊपर जाने प्लस नीचे आने में 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये किसकी कैलकुलेशन कर ली अपन ने, उड्डयन काल की। किसकी कैलकुलेशन कर ली, उड्डयन काल की। अब अगर अपन बात करें अधिकतम ऊंचाई की, मैक्सिमम हाइट की बात करें तो हमारे पास वही फॉर्मूला एस वाई इक्वल्स टू, या अपन इससे भी सोल्व कर सकते हैं इसको। हमें पता है वी स्क्वेयर बराबर होता है यू स्क्वेयर प्लस 2a/s। अपन किसकी गति कर रहे हैं, वाई के अध्ययन कर रहे हैं। तो आपका अंतिम वेग कितना है, मैक्सिमम पॉइंट पे जाके तो आपका अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग आपका वाई डायरेक्शन में कितना है, u साइन थीटा की पावर कितनी आ जाएगी, 2, यहाँ पे -2 क्योंकि ग्रेविटी के अपोजिट काम हो रहा है, कितना गए हो आप ऊपर, h, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, h इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन में 2g, कितनी आ जाएगी, h इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। बिल्कुल सही बात है। अगर अपन बात करिए मैक्सिमम कब होगी, साइन थीटा मैक्सिमम कहाँ होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर आप लेते हो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपका h है जो मैक्सिमम आता है कितना, यू स्क्वेयर अपॉन 2g। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आपको पता ही है, साइन 91 होता है तो 1 रख दे, यू स्क्वेयर अपॉन 2g।
सो सिंपल वेरी इजी। अधिकतम ऊंचाई निकालने के लिए हमें पता है कि जब अपन ऊर्ध्वाधर की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऊर्ध्वाधर में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो यहाँ गति की समीकरणें लगा दी, v² बराबर u² प्लस 2as। आपका अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना कर दिया 0, u² sin² थीटा माइनस 2gh। तो यहाँ से h का मान आ गया ये। और अगर अधिकतम ऊंचाई की कितना अधिकतम ऊपर जा सकता है, u² अपॉन 2g। अब अपन बात करते हैं प्रास की। किसकी बात करते हैं, प्रास, रेंज की। तो प्रास कौन सी दिशा में तय की गई दूरी है, 36 दिशा में। तो 36 दिशा में दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, बल की समीकरण तो लगा नहीं सकते। तो चाल बराबर कौन सी समीकरण होती है, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। 36 दिशा में चाल कितनी है आपकी, u कोस थीटा। दूरी आपने रेंज को कैपिटल आर से लिखते हैं। समय यहाँ से यहाँ तक आने में आपने कितना समय लिए, उड्डयन काल के बराबर। उड्डयन काल क्या होता है, t। तो r का मान क्या आ गया आपके पास, u कोस थीटा, और t का मान क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, इसके अंदर अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो आपकी r की वैल्यू क्या आएगी, u², ये क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा u साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में क्या आ गया g। हमें पता है मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैथमेटिक्स के हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे तो r की वैल्यू क्या आ गई, u² साइन 2 थीटा अपॉन में g। अब हमसे पूछे ये आपकी क्या आ गई बेटा, रेंज। आपकी अधिकतम प्रास कब होगी, आपसे जब पूछा जाता है तो आप देख सकते हो वहाँ पे अगर अपन साइन कहाँ अधिकतम होता है 90 डिग्री पे, और अगर साइन को अधिकतम करना है तो यहाँ पे आपको थीटा कितना डिग्री लेना पड़ेगा 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू अगर आप 45 डिग्री लेते हो तो r का मान क्या आ जाएगा, u² साइन 90 अपॉन में g। तो r मैक्सिमम की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, u² अपॉन g। ठीक है, और आपकी h मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, u² अपॉन 2g। अगर आपको r मैक्सिमम और h मैक्सिमम में रिलेशन पूछे तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, h मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 u² अपॉन g। ठीक है, और u² अपॉन g की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू इंटू आर मैक्सिमम। और आर मैक्सिमम का मान यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, इसके ऊपर AIEEE में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है JEE मेन में कि अगर किसी भी चीज को आप 10 मीटर तक ऊपर फेंक सकते हो तो लंबा कितना फेंक सकते हो, 20 मीटर। डबल टाइम अपन उसको फेंक सकते हैं। तो ये आपका R मैक्सिमम और H मैक्सिमम के अंदर रिलेशन आ गया। ठीक है, एक और बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो भी आपकी रेंज होती है, क्या होती है, रेंज, वो हमारी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए हमेशा सेम होती है। जैसे अगर आप 15 डिग्री पे बात करोगे और आप 75 डिग्री पे बात करोगे तो वो हमेशा रेंज सेम आएगी। जैसे अगर आप 35 डिग्री की बात करते हो तो दूसरी आपकी जो रेंज है वो 55 डिग्री वाले के साथ सेम आएगी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी रेंज है वो थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम होती है। इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रखोगे तो साइन 2 90 माइनस थीटा
साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा ही होता है। तो यहाँ से आपके ये रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी पार्टिकल के लिए रेंज आपकी थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए हमेशा क्या रहती है, सेम। ठीक है, जैसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कि किसी भी पार्टिकल को आपने 37 डिग्री पे फेंका और एक पार्टिकल को आपने 53 डिग्री पे फेंका, तो उनकी रेंज का अनुपात क्या आएगा, तो उनकी रेंज का अनुपात 1:1 आएगा। ये बिल्कुल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये जो तल से तल पर प्रक्षेप्य गति थी वो खत्म होती है। इसके अपन ने अंदर सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। ओके, थैंक यू।